नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भाई भाई दम्मी छदामी कोई। दोनों भाई भोर होते ही जब हसिया गड़ासा हाथ में पकड़े काम पर निकले, तब उन दोनों की घरवालियों में खूब जोर की जंग शुरू हो गई। आसपास के लोग कुदरत अनेक प्रकार की खटपट और शेर की भांति गाली गलौज कान में पड़ते ही लोग आपस में कहने लगते, लो हो गई शुरू। यानी जैसी की आशा थी, आज भी उस कुदरती सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ा। भोर होते ही पूरब में दिवाकर के उदय होने पर जैसे कोई उसका कारण पूछने की धृष्टता नहीं करता, ठीक वैसे ही जब दोनों गृहिणियों में जंग और गाली गलौज शुरू हो जाए तो फिर उसका कारण जानने के लिए आसपास के किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्रा भी आश्चर्य नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि यह कलह या रोज रोज का झगड़ा आसपास के लोगों की अपेक्षा दोनों भाइयों को बहुत परेशान करता। इस पर भी वे इसे विशेष परेशानियों में नहीं गिनते। उनके मानसिक भाव ऐसे हैं मानो दोनों विश्व यात्रा का लंबा सफर किसी इक्के में बैठकर काट रहे हैं और उनके बिना कामनी के पहियों के निरंतर घड़-घड़ शब्दों को उन्होंने जीवन यात्रा के विधि विहित सिद्धांतों में ही मिला लिया है। अपितु घर में जिस दिन कोई शोरगुल नहीं होता, चारों ओर निर्वता सी छाई रहती है, उस दिन किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए, इस बात पर कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। हमारी कहानी का कथानक जिस दिन से आरंभ होता है, उस दिन संध्या को दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके थके मांदे जब घर लौटे तो देखा घर में सन्नाटे का साम्राज्य है। बाहर काफी गर्मी है। दोपहरिया भर खूब जोर की गर्मी रही और अब भी मेघ गरज रहे हैं। हवा का चिन्ह तक भी नहीं। वर्षा से घर के चारों ओर का जंगल और घास आदि बहुत ऊंचे हो गए हैं। वहां से पानी में डूबे हुए पटसन के खेतों में से दुर्गंध सी निकल रही है और उसके चारों ओर चार दीवारी सी खड़ी कर दी है। गुहाल के पास छोटी सी तलैया में मेंढक टर रहे हैं, मानो झिंगुरों की ध्वनि से बिल्कुल पूर्ण सा हो गया है। समीप में बरसाती नदी पद्मा नए नए बादलों से घिरकर और भयानक रूप धारण करके आजादी का रसास्वादन कर रही है तथा अधिकांश खेती को डुबोकर बस्ती की ओर मुंह बनाए बढ़ रही है। यहाँ तक कि उसने आसपास के 2-4 आम कटहल के वृक्षों को उखाड़कर धरा पर लिटा दिया है और उनकी जड़ें उसके पानी में से झलक रही हैं, मानो वे अपनी उंगलियों को गगन में फैलाकर किसी अंतिम अवलंब को पकड़ने का प्रयत्न कर रही हो। दम्मी और छदामी उस दिन गांव में जमींदार के यहाँ गार में गए थे। उस पार की खेती पर धान पक गए हैं। वर्ष के पूर्व ही धान काटने के लिए देश के निर्धन किसान और मजदूर सब कोई अपने अपने खेतों के काम पर पटसन काटने में लगे हैं। केवल इन दोनों कोरियों को जमींदार के करिंदे जबरदस्ती बैगारी में पकड़कर ले गए थे। जमींदार के कचहरी के छपरों में से पानी टपक रहा था। उसकी मरम्मत के लिए और कुछ टट्टियां बनाने के लिए वे दोनों सारा दिन परिश्रम करते रहे। 2 टूक पेट में डालने तक का मौका नहीं मिला। कचहरी की ओर से थोड़े चने खाने को मिल गए थे। इसके अलावा हक की मजदूरी मिलनी तो दूर की बात, वहाँ उन्हें गालियाँ और फटकार ही मिली। वे उनकी मजूरी से कहीं ज़्यादा थी। कीच गारे में से किसी प्रकार निकल और पानी में होकर बड़ी मुश्किल से दोनों भाई संध्या समय पर घर पहुँचे। देखा तो छोटी बहू चंदा छाती पर आंचल बिछाए चुपचाप औंधी पड़ी है। सावन की बदली की तरह उसने भी दिन भर अश्रु बहाकर आंखों को हल्का किया है और अब शांत होकर हृदय को खूब गर्म कर रखा है तथा बड़ी बहू अपना मुंह फैलाए द्वार पर बैठी थी। उसका 1.5 साल का बच्चा बिलख रहा था। दोनों भाइयों ने जब घर में पैर रखा तो देखा कि बच्चा नंगा धड़ंगा चौक में
एक और औंधा पड़ा सो रहा है। भूख से व्याकुल दम्मी ने घुसते ही कहा, उठ, परोस खाने को। बड़ी राधा एक साथ जोर से बोल उठी, मानो कागज की ढेर में कोई चिंगारी पड़ गई हो। बोली, खाने को है क्या जो परोस दूं? चावल तू दे गया था, मैं क्या खुद जाकर कमा लाती? सारे दिन की थकान और डांट फटकार सहने के बाद निराहार निरानंद अंधेरे में जलती हुई जट अग्नि पर घरवाली के रूखे शब्द, विशेषकर आखिरी वाक्य का छिपा हुआ असंतोष दम्मी को सहसा न जाने कैसे सहन न हुआ। क्रोधित सिंह की तरह वह चिल्लाकर बोला, क्या हुआ? इतना कहकर उसी क्षण हंसियां उठाकर घरवाली के सिर पर दे मारा। राधा अपनी देवरानी के पास जाकर गिर पड़ी और वहीं दम तोड़ दिया। चंदा की वस्त्र खून से लथपथ हो गई। वह हाय अम्मा, क्या हो गया कहकर वक्रदन कर उठी। छदामी ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबा लिया। दम्मी हंसियां फेंक कर गाल पर हाथ रखे भौचक्के की तरह पृथ्वी पर बैठ गया। बेटा जाग गया और भय के मारे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बाहर का वातावरण तब तक पूर्ण रूप से शांत था। अहीरों के बालक गाय भैंस चराकर गांव को लौट रहे थे। उस पार की खेती पर जो लोग धान काटने गए थे, वे 5-5, 7-7 की टोली में एक छोटी सी नाव पर बैठकर इस पार आकर अपनी मेहनत में 2-4 पुला धान का सिर पर लादे अपने अपने घर में जा पहुँचे थे। गांव के रामलोचन चाचा डाक खाने में पत्र डालकर घर लौट आए थे और सब कामों से निपटकर चुपचाप बैठे तंबाकू का मजा ले रहे थे। एकाएक उन्हें याद आया कि उनके किसान दम्मी पर लगान के कुछ रुपए बाकी हैं। आज के दिन वह देने का वायदा कर गया था। यह सोचकर कि अब वह काम से लौट आया होगा, रामलोचन कंधे पर दुपट्टा डालकर और हाथ में छतरी ले उसके घर की ओर चल दिए। दम्मी और छदामी के घर में घुसते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखा तो घर में दिया तक नहीं जल रहा था। आंगन अंधेरे से भरा हुआ था और उस अंधेरे में 2-4 काली छाया सी अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। रह रहकर बरामदे में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और कोई उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था। रामलोचन ने तनिक शर्माते हुए पूछा, दम्मी है क्या? दम्मी एक प्रतिमा के समान चुपचाप बैठा था। अपना नाम सुनते ही वह खिसक खिसक कर अबोध बालक की तरह रोने लगा। छदामी झटपट बरामदे में से उतरकर रामलोचन चाचा के पास आंगन में आ खड़ा हुआ। रामलोचन ने पूछा, औरतें कलहा करके मुंह फुलाए पड़ी होंगी, इसी से अंधेरा है क्यों? आज तो दिन भर चिल्लाती ही रही है। छदामी अभी तक क्या करना चाहिए इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था। अनेक प्रकार की असंभव कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में चक्कर काट रही थी। अभी तक वह इस निश्चय पर पहुंचा था कि कुछ रात बीते लाश को कहीं गायब कर देगा। इस बीच में चौधरी चाचा जान आ टपके, जिसकी उसे स्वप्न में भी आशा न थी। तुरंत ही उसे कोई जवाब न सूझा। कह बैठा, हाँ, आज बहुत झगड़ा हो गया। चौधरी रामलोचन बरामदे की ओर बढ़ते हुए बोले, इसके लिए दम्मी क्यों आंसू बहा रहा है? छदामी ने देखा कि अब बचने की कोई आशा नहीं, तो कह उठा, लड़ते लड़ते छोटी बहू ने बड़ी बहू के माथे पर हंसियां मार दिया है। इंसान आई हुई मुसीबत को ही बड़ा समझता है, इसके अलावा और भी कोई मुसीबत आ सकती है? यह बात शीघ्र ही उसके दिमाग में नहीं घुस पाती। छदामी उस समय इसी सोच में पड़ा हुआ था कि इस भयानक सजाई के पंजे से कैसे छुटकारा मिले, लेकिन झूठ उससे भी बढ़कर मुसीबत खड़ी कर सकता है, इस बात का उसे तनिक भी ध्यान न था। रामलोचन के पूछते ही तुरंत उसके दिमाग में जो उत्तर सूझा वही उसने कह डाला। रामलोचन ने चौंक कर पूछा, ए क्या कहा? मरी तो नहीं? छदामी ने उत्तर दिया, मर गई। इतना कहकर उसके पांवों पर गिर पड़ा। चौधरी महाशय बड़े असमंजस में फंस गए।
सोचा कि भगवान ने न जाने संध्या समय कौन सी मुसीबत में फंसा दिया। कचहरी में गवाही देते देते प्राण खुशक हो जाएंगे। छदामी ने किसी प्रकार भी उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बोला, चौधरी चाचा, अब मैं बहू को बचाने के लिए क्या करूं? अभियोग के विषय में परामर्श देने में चौधरी रामलोचन गांव भर के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तनिक विचार कर कहा, देख, एक काम कर, तू अभी दौड़ जा थाने में। कहना कि मेरे बड़े भाई दम्मी ने शाम को घर आकर खाने को मांगा था, खाना तैयार नहीं था, सो उसने अपनी बहू के माथे पर हंसियाँ मार दिया। मैं ठीक बता रहा हूँ, ऐसा करने से तेरी बहू बच जाएगी। छदामी का कंठ सूखने लगा। उठकर बोला, चौधरी चाचा, बहू तो और मिल जाएगी, लेकिन भाई को फांसी हो जाने पर फिर भाई नहीं मिल सकेगा। जब उसने अपनी घरवाली के माथे पर दोष मढ़ा था तब उसने यह बातें नहीं सोची थी। भय के कारण एक बात मुंह से निकल गई। अब अलक्षित विचारों से उसका मन अपने लिए युक्तियां एकत्रित करने लगा। चौधरी ने भी उसकी बात को युक्ति संगत माना। बोले, तब फिर जैसा हुआ है वैसा ही कहना। अब सब ओर से बचाव होना तो बहुत कठिन है छदामी। इतना कहकर रामलोचन वहाँ से चल दिए और देखते देखते सारे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि कोरियों के घर की छोटी बहू ने गुस्से में बड़ी बहू के हंसिया दे मारा है। बांध टूटने पर जैसे ही बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार कोरियों के घर पुलिस आ धमकी। अपराधी और निपराधी उन्हें देखकर घबरा उठे। छदामी ने निर्णय किया कि जिस राह को अपनाया है उसी पर चलना ठीक होगा, क्योंकि उसने चौधरी चाचा के सामने जो बातें कह डाली हैं उसे गांव का बच्चा बच्चा जान गया है। अब यदि और कोई बात कही जाए तो न जाने उसका नतीजा क्या निकले। उसकी बुद्धि मारी गई। उसने अपनी बहू से अनुरोध किया कि वह इस बात को अपने ऊपर ले ले। सुनते ही उस पर मानो ज्वालामुखी का पहाड़ फूट पड़ा हो। उसने धीरज बांधते हुए कहा, अरे पगली, ऐसा करने में किसी बात का डर नहीं है। हम लोग तुझे जरूर बचा लेंगे। धीरज बंधा तो सही, पर उसका गला सूख गया और चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चंदा की आयु 17-18 वर्ष की लगभग होगी। चेहरा भरा हुआ और गोल मटोल, बदन मंझोला और गठा हुआ, अंग प्रत्यंग 100 सठफ से परिपूर्ण, चाल अति सुंदर। आसपास के लोगों के घर जाकर गपशप करना उसकी दिनचर्या है और बगल में पानी की गागर लिए पनघट जाते समय वह 2 उंगलियों से अवगुंठन में तनिक सा छिद्र करके चमकीली चंचल काली आंखों से जो कुछ देखने लायक वस्तु होती है उसे देख लिया करती है। बड़ी बहू ठीक इससे उल्टी थी। आलसीन फूहड़ और बेशउर, सिर का कपड़ा, गोद का बच्चा, घर का काम, कुछ भी उससे न संभलता था। हाथ में ना तो कोई खास काम काज होता और ना फुर्सत। छोटी बहू उससे अधिक कुछ कहती सुनती न थी। हाँ, मीठे स्वर में ही 2-1 पैने दांत गड़ा देती और हाय हाय ही करके क्रोध में भक्ति झकती रहती। इस प्रकार मोहल्ले भर की नाक में दम करती रहती। पर इन 2 गृहस्थियों में भी स्वभाव के आश्चर्यजनक एकता थी। दम्मी देह में कुछ लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा है, चौड़ी हड्डियों, भद्दी नासिका, दुनिया से अनभिज्ञ आंखें। ऐसा भोला भाला किंतु भयानक आदमी कोई विरला ही होगा। और छदामी ऐसा लगता था जैसे किसी काले पत्थर को बड़ी मेहनत से कौंद कर कोई प्रतिमा तैयार की होगी। तनिक भी कहीं बाहुल्य एवं समानता नहीं। उसके प्रत्येक अंग स्थूल एवं शक्ति से परिपूर्ण था। चाहे तो ऊंची से ऊंची चट्टान से नीचे कूद पड़े, चाहे किसी पेड़ की टहनियों को एकदम खाक कर दे। हर एक कार्य में उसके चातुर्य की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। वह बड़े बड़े काले बालों को तेल में डुबो जतन से कंधे तक लटकाए रहता था। इससे स्पष्ट था कि वह अपनी देह की सजावट में विशेष ध्यान रखता है।
और ग्रामवासियों के सौंदर्य की ओर से वास्तव में वह उदासीन न था। फिर भी वह अपनी घरवाली को बहुत चाहता था। दोनों में झगड़ा भी होता और मेलजोल भी। कोई किसी को हरा नहीं पाता था। दोनों ही अपने दावों को खेलते हुए जीवन की डगर में आगे बढ़े चले जा रहे थे। इस दुर्घटना के कई दिन पहले से दंपति में बहुत अधिक तनातनी चल रही थी। बात यह थी कि चंदा ने देखा कि उसका घरवाला काम के बहाने कभी कभी दूर चला जाता है, यहाँ तक कि 2-1 दिन बाहर बिताकर घर लौटता है और कुछ कमा धमा कर लाता नहीं। उसके बुरे लक्षणों के कारण वह उस पर कड़ी नज़र रखने लगी और ज्यादती भी करने लगी। उसने भी पनघट पर चक्कर काटने शुरू कर दिए और मोहल्ले भर में अच्छी तरह घूम फिर कर घर आकर काशी प्रसाद के मंझले बेटे की बहुत प्रशंसा करने लगी। इससे परिणाम यह निकला कि छदामी के दिन और रातों में मानो किसी ने विष खोल दिया। काम धंधों में उसे पल भर के लिए चैन नहीं पड़ता। इसके लिए उसने एक बार भाभी को खूब डांटा फटकारा। जवाब में भाभी ने खूब हाथ हिलाकर झमक झमक कर उसके स्वर्गीय बाप को संबोधन करके कहना शुरू कर दिया, वह औरत आंधी के आगे आगे भागती है, उसे मैं संभालूं? मैं तो सब कुछ समझती हूँ। किसी दिन खानदान की आबरू मिट्टी में मिला देगी। बगल के कोठे में चंदा बैठी थी। उसने बाहर आकर धीमे स्वर में कहा, दीदी तुम्हें इतना डर क्यों है? बस फिर क्या था, दोनों में महाभारत छिड़ गई। छदामी ने गुर्रा कर कहा, देख अब कि अगर सुना कि तू अकेली पनघट पर गई है तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चंदा ने भड़क कर कहा, तब तो मेरा कलेजा ही ठंडा हो जाएगा। और कहती हुई वह बाहर जाने को तैयार हो गई। छदामी ने उसकी चुटियां घसीट कर उसे कोठे के भीतर धकेल दिया और बाहर से दरवाजे में ताला डाल दिया।